हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले हम जानेंगे कि कैसे सोशलिज्म जैसी आइडियोलॉजी यूरोप में इमर्ज होना शुरू हुई, देन रशियन रेवोल्यूशन के रीजंस क्या थे, कैसे रशिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज। जैसा कि हम जानते हैं कि 18th सेंचुरी से पहले फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइड हुआ करती थी। तीनों स्टेट्स में से फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास सारे के सारे इकोनॉमिक और सोशल पावर हुआ करते थे। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाने के बाद फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज धीरे धीरे पूरे यूरोप और एशिया में फैलने लगे थे, जिससे लोगों के लिए एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होने लगी कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि ये आइडियाज अब लोगों के बीच डिस्कस किए जाने लगे थे। बट क्वेश्चन यहाँ ये था कि एक सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए और एक सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। बट यूरोप में सभी लोग इन बदलाव को नहीं चाहते थे और इसीलिए सोसाइटी में किस तरीके से और कितना बदलाव लाना चाहिए या सोसाइटी को किन तरीकों से रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, इसके बारे में सभी लोगों के अलग अलग ओपिनियंस थे। और इसी वजह से ये लोग 3 ग्रुप्स में बटे हुए थे, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। एक एक करके इन तीनों ग्रुप्स के आइडियाज को समझते हैं। लिबरल्स, ये उन लोगों का ग्रुप था जो बहुत से बदलावों को चाहते थे। इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी को कुछ इन तरीकों से ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। एक ऐसी सोसाइटी जहां सभी रिलीजन को टॉलरेट किया जाए, किसी एक रिलीजन के पास भी सुप्रीम अथॉरिटी ना हो। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि यूरोपियन सोसाइटी में चर्च का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। और इसीलिए लिबरल्स चाहते थे कि सभी के रिलीजन को टॉलरेट किया जाए। They also opposed the uncontrolled power of dynastic ruler. डायनेस्टिक रूलर जिन्हें मैरिट नहीं, बर्थ के आधार पर सारे प्रिविलेज मिले हुए थे। इसके अलावा किंग की अथॉरिटी पर भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था। बट लिबरल्स किंग्स और नॉबल्स की अनकंट्रोल्ड पावर के अगेंस्ट थे। लिबरल्स चाहते थे कि गवर्नमेंट इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करे, मीन्स लोगों के पास कुछ ना कुछ राइट्स जरूर होने चाहिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वालिटी जैसे राइट। इनके अकॉर्डिंग एक कंट्री को रन किया जाए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पार्लियामेंट हो पर लोगों के द्वारा चुनी हुई, जहां इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो जो लॉज को इंटरप्रेट करे, जो रूलर्स और ऑफिशियल्स से पूरी तरह आज़ाद होकर डिसीजन ले सके। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लिबरल्स डेमोक्रेट्स नहीं थे, क्योंकि डेमोक्रेट्स उन लोगों को ग्रुप है जो सभी के लिए इक्वल वोटिंग राइट्स की डिमांड करते हैं। बट लिबरल्स के अकॉर्डिंग केवल प्रोपर्टिएट मैन, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी है, केवल उन्हीं के पास वोटिंग राइट होने चाहिए, इवन वीमेन के पास भी नहीं। नेक्स्ट ग्रुप इज रेडिकल्स। ये वो लोग हैं जो फास्ट चेंज चाहते थे। इनके अकॉर्डिंग एक कंट्री में उन लोगों की गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए जिनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। ये लोग केवल प्रॉपर्टीएट मैन को नहीं, सभी लोगों को इक्वल वोटिंग राइट देने के फेवर में थे। ये ग्रुप वीमेन सफ्राजेट मूवमेंट को भी सपोर्ट करता था। ये लोग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, बट ये लोग नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टी केवल कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट रहे। थर्ड ग्रुप इज कंजर्वेटिव्स। ये उन लोगों का ग्रुप था जो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों को अपोज किया करते थे, क्योंकि शुरुआत में ये लोग सोसाइटी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं चाहते थे। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाने के बाद इन्होंने अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन किया और ये एक्सेप्ट किया कि सोसाइटी में चेंजेस आने चाहिए, बट इमीडिएट नहीं, ग्रेजुअल चेंज, यानी धीरे धीरे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया जाना चाहिए। इस टाइम पर यूरोप में बहुत से सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे और इसीलिए अब हम जानेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इस टाइम पर बहुत से नए सिटीज और इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होने शुरू हो चुके थे। न्यू इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, रेलवेज का एक्सपेंड होना ले जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ, जिससे प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लोगों की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था। पर कैसे? अब मैन, वुमेन, इवन चिल्ड्रंस भी इन फैक्ट्रीज में काम करने लगे थे। इन फैक्ट्रीज में वर्किंग आवर्स काफ़ी लॉन्ग हुआ करते थे और वेजेस काफ़ी कम। कई बार इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम हो जाने पर वर्कर्स को निकाल दिया जाता था, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कॉमन हो चुका था। इंडस्ट्रीज आ जाने से टाउन्स काफ़ी ज़्यादा नंबर में बढ़ रहे थे, पर इन टाउन्स में प्रॉब्लम थी हाउसिंग और सैनिटेशन की। लिबरल्स और रेडिकल्स इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि लिबरल्स और रेडिकल्स खुद इन प्रॉपर्टी के ऑनर्स, यानी इन फैक्ट्रीज के एम्प्लॉयर्स हुआ करते थे। इसलिए वो चाहते थे कि वर्कर्स के बेनिफिट के लिए काम किया जाए और इसके कई रीजंस भी थे, जैसे कि वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होने से उनकी हेल्थ खराब होना। अगर वर्कर्स की हेल्थ अच्छी हो और उन्हें एजुकेशन दी जाए तो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता था, जिससे एम्प्लॉयर्स का प्रॉफिट ज़्यादा होगा
और इसीलिए लिबरल्स बर्थ के आधार पर मिले प्रिविलेजेस को अपोज कर रहे थे। इनके अकॉर्डिंग अगर इंडिविजुअल की फ्रीडम को इंश्योर कर दिया जाए तो सोसाइटी को डेवलप किया जा सकता है। और इसीलिए बहुत से मैन और वीमेन जो इस तरह के चेंजेस चाहते थे वो लिबरल्स और रेडिकल्स के ग्रुप में आना शामिल हो जाते हैं। और इसी वजह से 19वीं सेंचुरी तक बहुत सी नई पार्टीज बनने लगी थी। कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स तो रेवोल्यूशन भी करना चाहते थे जिसे 1815 में यूरोप में बनी गवर्नमेंट को खत्म किया जा सके। और ऐसा करने के मेन सेंटर थे फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया। एक और ग्रुप था जिन्हें कहा जाता था नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट चाहते थे कि रेवोल्यूशन कर एक ऐसे नेशन का निर्माण किया जाए जहां सभी के पास इक्वल वोटिंग राइट्स हो। 1815 के बाद ज्यूसेप मैज़नी, जो कि एक इटालियन नेशनलिस्ट लीडर थे, कॉन्टिन्यूसली नेशनलिज्म की डिमांड कर रहे थे। बट स्टिल क्वेश्चन यही था कि सोसाइटी में रिफॉर्म करने के लिए किस तरह के सोशल स्ट्रक्चर को लाना जरूरी है। और इसीलिए आया द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। मिड 19वीं सेंचुरी तक यूरोप में सोसाइटी को स्ट्रक्चर करने के लिए जो आइडिया फॉर्म हुआ वो था सोशलिज्म। बट व्हाट इज सोशलिज्म? जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म की, तो इन वर्ड्स के पीछे इज्म से हमारा मतलब है एक आइडियोलॉजी। सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में आती है। बट वाई? कैपिटलिज्म जो प्रमोट करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को, पर सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग यही प्राइवेट प्रॉपर्टी सभी सोशलिस्ट की रूट है। क्योंकि एक इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी को ओन करता है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो देता है, बट उसका मेन एम होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाना। बट जो इस प्रॉपर्टी को बना रहे हैं उनके वेलफेयर के बारे में नहीं सोचा जाता है। सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म ने लोगों के बीच इनइक्वालिटी को काफी बढ़ा दिया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ लोगों तक ही कंसंट्रेटेड थी। और इसीलिए जरूरी था कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के बारे में सोचना। पर यह होगा कैसे? एक सोसाइटी में रिसोर्सेज को इक्वली बंटवारा कर, जिससे सोसाइटी में इक्वालिटी को स्टैब्लिश किया जा सके, रिच और पुअर के बीच के गैप को कम किया जा सके। बट प्रॉपर्टी के बिना एक सोसाइटी को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है और एक कंट्री को सोशलिस्ट कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए सोशलिस्ट के बीच डिफरेंट विजन थे। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट ऑन, जिनका आइडिया था कोऑपरेटिव कम्युनिटीज को बनाकर सोसाइटी को रन किया जा सकता है। और इसके लिए इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटीज भी बनाई जिसका नाम था न्यू हार्मोनी इन इंडियाना। बट फ्रांस के लुइस ब्लैंक, जिनका मानना था कि वाइड स्केल पर सिर्फ एक इंडिविजुअल के द्वारा कोऑपरेटिव्स को ओपन नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट इन कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे और कैपिटलिज्म को रिप्लेस कर दे। इन कोऑपरेटिव्स में लोग मिलकर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे और प्रॉफिट को आपस में डिवाइड कर लेंगे। इन सोशलिस्ट थिंकर में मोस्ट प्रोमिनेंट नाम था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का। इनके अकॉर्डिंग वर्कर्स की कंडीशन तब तक इंप्रूव नहीं हो सकती है जब तक प्रॉफिट कैपिटलिस्ट के पास जाता रहेगा, मींस फैक्ट्रीज के ओनर के पास। कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन से तभी बचा जा सकता है जब तक रेडिकली सोशलिस्ट पूरी प्रॉपर्टी को कंट्रोल ना कर ले, जिससे एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाई जा सके। एक ऐसी सोसाइटी जहां प्रॉफिट का बंटवारा लोगों के वर्क पर नहीं बल्कि लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंग हो। और इसीलिए शुरू हुआ सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। 80-70s तक ये आइडिया काफी ज्यादा फैल चुके थे, बट इन आइडियाज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इसके लिए सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। इस टाइम पर इंग्लैंड और जर्मनी में वर्कर्स ने अपनी लिविंग और वर्किंग कंडीशन को बेटर करने के लिए एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी थी। जर्मनी की इस एसोसिएशन का नाम था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। 1905 में ब्रिटेन की ट्रेड यूनियन ने भी फॉर्म की लेबर पार्टी और फ्रांस में बनी सोशलिस्ट पार्टी। बट 1914 तक सोशलिस्ट यूरोप में कहीं भी अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पर, जिसमें हम पढ़ेंगे कैसे रशिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाया गया। द रशियन रेवोल्यूशन। रशिया पहला ऐसा कंट्री बना जहां सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाई गई थ्रू अक्टूबर रेवोल्यूशन, जो हुआ 1917 में। बट ये सब हुआ कैसे, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और समझना होगा रशिया के उस टाइम के सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। द रशियन एम्पायर इन 1914 में रशिया में रूल था जार निकोलस सेकेंड का। अगर रशिया के मैप की तरफ देखें तो आज के बहुत से कंट्रीज उस टाइम पर रशिया का पार्ट हुआ करते थे, जैसे कि फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस। ये पैसिफिक ओशन से सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ था, जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। रशिया में उस टाइम पर कई रिलीजन को फॉलो किया जाता था, जैसे कि यहाँ पर कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट भी हुआ करते थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चरलिस्ट थे। रशिया की पॉपुलेशन के 85% लोग अपना लिविंग एग्रीकल्चर से चलाया करते थे। ये पोर्शन यूरोपियन कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा था। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस और जर्मनी में ये पोर्शन 40 से 50% के बीच में था।
रशिया में इंडस्ट्रीज भी थी, बट सिर्फ कुछ एरियाज में सीमित थी, जैसे कि सैंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हो जाने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाने से यहाँ 1890s में कई नई फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया था, और ऐसा करने से कोल का प्रोडक्शन डबल और आयरन और स्टील का आउटपुट 4 गुना हो चुका था। यहाँ की मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी। गवर्नमेंट सिर्फ लार्ज फैक्ट्रीज को सुपरवाइज करके मिनिमम वेजेस और लिमिटेड वर्क आवर्स को इंश्योर किया करती थी, बट फैक्ट्रीज के इंस्पेक्टर्स इन रूल्स को टूटने से बचा नहीं पाते थे, क्योंकि वर्किंग आवर्स 10, 12 या कभी कभी 15 आवर्स भी हो जाया करते थे। ये वर्कर्स कई सोशल ग्रुप्स में बटे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल सैंट पीटर्सबर्ग के मेटल वर्कर्स, जो कि खुद को अदर वर्कर्स से ऊपर या एरिस्टोक्रेट माना करते थे, क्योंकि इन्हें अपने काम के लिए ज्यादा ट्रेनिंग और स्किल की जरूरत हुआ करती थी। वर्कर्स का ये डिवीजन उनकी ड्रेस और मैनर्स में भी दिखाई देता था। कुछ वर्कर्स ने अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप के टाइम पर वर्कर्स मेंबर को हेल्प करने के लिए एसोसिएशंस भी बनाई हुई थी। इस डिवीजन के बावजूद जब भी वर्कर्स एम्प्लॉयर से डिसएग्री होते थे, तब वो एक साथ स्ट्राइक किया करते थे। 1896 टू 97 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री और 1902 में मेटल इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो चुकी थी। कंट्री साइड यानी गांवों में ज्यादातर पीजेंट्स लैंड को कल्टीवेट किया करते थे, बट इन लैंड्स के मालिक नॉबल्स, किंग या चर्च हुआ करते थे। वर्कर्स की तरह पीजेंट्स भी कई ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, बट इन पीजेंट्स में एक बात जो सबसे ज्यादा कॉमन थी कि ये सभी नोबेलिटी को रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे, क्योंकि नॉबल्स को ये पावर और पोजीशन जार की सर्विस करने से मिली थी, ना कि लोगों की पॉपुलैरिटी की वजह से। और इसीलिए रशिया के पीजेंट्स चाहते थे कि नोबल्स की लैंड उन्हें दे दी जाए। कई बार पीजेंट्स नोबल्स को रेंट देने से मना कर दिया करते थे, इवन उनका मर्डर भी कर दिया करते थे। और इस तरह के इंसिडेंट पूरे रशिया में अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते थे। रशिया के पीजेंट्स यूरोपियन पीजेंट्स से कई मायनों में अलग थे, क्योंकि रशियन पीजेंट्स लैंड को पूल किया करते थे। इसका मतलब है कि इन्होंने लैंड को आपस में फैमिलीज के नीड के अकॉर्डिंग बांटा हुआ था, जिसे कॉम्यून कहा जाता था। बट रशिया में सोशलिज्म की शुरुआत हुई कैसे? सोशलिज्म इन रशिया 1914 से पहले रशिया में सभी पॉलिटिकल पार्टी इलीगल थी। 1898 में फॉर्म की गई सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, ये पार्टी बेस्ड थी कार्ल मार्क्स के आइडियाज पर। क्योंकि 1914 से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी, इसलिए ये भी एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी। बट इन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू वर्कर्स को मोबिलाइज किया और स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज किया। कुछ रशियंस को लगता था कि क्योंकि रशियन पीजेंट्स पीरियडिकली अपनी लैंड को डिवाइड करके प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं, इसलिए रशिया नेचुरली एक सोशलिस्ट कंट्री है, और इन्हें लगता था कि वर्कर्स नहीं, पीजेंट्स रेवोल्यूशन का फोर्स है, और इस वजह से रशिया को जल्द ही सोशलिस्ट कंट्री बनाया जा सकता है। और इसीलिए 19th सेंचुरी तक कंट्री साइड में सोशलिस्ट काफ़ी एक्टिव हो चुके थे। 1900 में बनाई गई सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, इस पार्टी ने स्ट्रगल किया पीजेंट्स के राइट के लिए, और इनकी डिमांड थी कि नोबल्स की लैंड पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाए। बट सोशल डेमोक्रेट, दूसरी पार्टी सोशल रेवोल्यूशनरी से अग्री नहीं करते थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर थे लेनिन। उन्हें लगता था कि पीजेंट्स एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, क्योंकि कुछ पीजेंट्स काफ़ी रिच जबकि कुछ पुअर हैं, कुछ कैपिटलिस्ट की तरह काम करते हैं जबकि कुछ लेबर की तरह। इन डिफरेंसेस के बेसिस पर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बोल्शेविक ग्रुप और मेंशेविक ग्रुप। बोल्शेविक के लीडर थे लेनिन। लेनिन के अकॉर्डिंग रशिया से जार को हटाने के लिए जरूरी है पार्टी का डिसिप्लिन होना, जिसके लिए जरूरी है पार्टी में लोगों के नंबर्स को कंट्रोल किया जाए, जिससे मेंबर्स की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। सोशलिस्ट का दूसरा ग्रुप मेंशेविक, जिसके लीडर थे जूलियस मार्तोव, जिनका मानना था कि पार्टी सबके लिए ओपन रहनी चाहिए। अब आते हैं 1905 पर, अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। रशिया में ऑटोक्रेसी थी। अदर यूरोपियन कंट्रीज के जैसे ही जार पार्लियामेंट के प्रति आंसरेबल नहीं था, और इसीलिए रशिया के लिबरल्स, सोशल डेमोक्रेट्स, सोशल रेवोल्यूशनरी, पीजेंट्स और वर्कर्स साथ मिलकर रेवोल्यूशन कर रहे थे, और उनकी डिमांड थी कि रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें किंग की पावर को लिमिट किया जा सके। इन्हें नेशनलिस्ट का सपोर्ट भी मिल रहा था। इवन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में रहने वाले जेडेडिस्ट भी लगातार सोसाइटी को मॉडर्न इस्लाम के अकॉर्डिंग रन करने की डिमांड कर रहे थे। 1904 का ईयर रशियन वर्कर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब था,
और इसका सबसे बड़ा रीजन था वॉर, जो 1904 से 1905 तक रशिया और जापान के बीच लड़ा गया, जिसमें रशिया बुरी तरह हार जाता है। रशिया जैसी बड़ी कंट्री का जापान जैसे छोटे कंट्री से हारना रशियन आर्मी को डीमोरलाइज कर देता है और कंट्री में पॉलिटिकल अनरेस्ट को बढ़ा देता है। इसके अलावा इस टाइम पर जरूरत वाली सभी चीजों के प्राइस बढ़ चुके थे, जबकि रियल वेज 20% तक डिक्लाइन हो चुका था। इस टाइम तक काफी ज्यादा नंबर्स में वर्कर एसोसिएशन के मेंबर बनने लगे थे। 1904 में ऐसी ही एक एसोसिएशन थी, प्यूतिलोव आयरन वर्क्स, जिसे डिसमिस कर दिया गया था और ऐसा करने से वर्कर्स और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। नेक्स्ट फ्यू डेज में सेंट पीटर्सबर्ग के 10,000 वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं। उनकी डिमांड थी कि वर्किंग आवर्स को कम कर दिया जाए और वेजेस को इंक्रीज कर दिया जाए। इस डिमांड के सपोर्ट में एक प्रोसेशन भी निकाला गया, जिसे लीड किया गया फादर गैपेन के द्वारा। जब ये प्रोसेशन विंटर पैलेस पहुंचा तो पुलिस और कोसेक्स के द्वारा उन पर अटैक कर दिया गया, जिसमें 100 वर्कर्स मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हो गए। इस इवेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1905 में एक के बाद एक कई इवेंट्स हुए। पूरे कंट्री में यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स यूनियंस बनाने लगे, जिनकी डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। इन स्ट्राइक्स को देखते हुए जार ने एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को बनाया, जिसे ड्यूमा कहा जाता था, पर विद इन 75 डेज में ही फर्स्ट ड्यूमा को डिसमिस कर दिया गया और 3 महीने के अंदर सेकेंड ड्यूमा को री इलेक्ट कर लिया गया, पर बाद में इसे भी डिसमिस कर दिया गया। जार नहीं चाहता था कि उसकी पावर और अथॉरिटी को कोई लिमिट या क्वेश्चन करे और इसीलिए उसने वोटिंग करने के लॉज को ही बदल दिया। जब थर्ड ड्यूमा बनी तो उसमें जगह दी गई कंजर्वेटिव्स को। अगर आपको याद हो तो ये उन लोगों का ग्रुप था जो शुरुआत में सोसाइटी में किसी भी तरह का चेंज नहीं चाहते थे और लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को ड्यूमा से बाहर रखा गया। एक और बड़ा इवेंट था जिसने रशिया को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया, वो था वर्ल्ड वॉर 1। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर 1914 में शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 1। इस वॉर में 2 अलायंसेस थे, सेंट्रल पावर जिसमें शामिल था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और दूसरा था अलाइज पावर जिसमें शामिल था फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, और बाद में शामिल हुआ इटली और रोमानिया भी। शुरुआत में रशिया में ये वॉर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, इसलिए रशिया के लोगों ने जार निकोलस सेकेंड का सपोर्ट किया और रैलीज को भी निकाला। पर जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ता गया, लोगों ने जार को सपोर्ट करना बंद कर दिया और उसके मेनली 3 रीज़न थे। रीजन नंबर 1, जार ने ड्यूमा की मेन पार्टी से कंसल्ट करना बंद कर दिया था, जिससे कंजर्वेटिव्स ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया। नंबर 2, इस वॉर में जर्मनी के अगेंस्ट लोगों के सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हाई थे, इतने कि सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि एक जर्मन नेम था, उसे बदलकर पेट्रोग्राड कर दिया गया। इसका इम्पैक्ट जार पर भी पड़ा, क्योंकि जरीना अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन थी और इसलिए भी लोग ऑटोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट हो चुके थे। नंबर 3, रास्पुतिन, जो कि एक मंक था और एडवाइजर था जार और जरीना का, बट रशिया के लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लोगों को लगने लगा कि अगर क्वीन जर्मनी की है तो किंग कैसे जर्मनी के अगेंस्ट लड़ सकता है। तो ये 3 मेन रीजन थे जिसकी वजह से लोगों ने जार को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। इन सब के अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर रशिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पर सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। वेस्टर्न फ्रंट पर आर्मीज ट्रेंचेस से लड़ा करती थी, जबकि ईस्ट में आर्मीज को बैटल करने के लिए काफ़ी कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ता था, जिससे उन्हें हार देखनी पड़ी। 1914 से 1916 के बीच रशिया की आर्मी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से बुरी तरह हार गई थी। 1970 तक रशिया को 7 मिलियन कैजुअलिटीज मीन 70 लाख का नुकसान झेलना पड़ा और इसके कई रीजन थे, जैसे कि रशियन आर्मी एनिमी से बचने के लिए क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को जला दिया करती थी और ऐसा करने से 3 मिलियन रिफ्यूजी रशिया में आ चुके थे। इस वॉर में इंडस्ट्रीज को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि रशिया की इंडस्ट्रीज नंबर में काफी कम थी। इंडस्ट्रियल गुड के लिए बाल्टिक सी से जो सामान लाया जाता था उस पर जर्मनी का कंट्रोल हो चुका था, जिससे प्रोडक्शन काफी कम हो गया था। 1916 में रेलवे लाइंस ब्रेक डाउन हो चुकी थी। वॉर में लड़ने के लिए लोगों को बुलाया जाने लगा था, जिससे कई पीजेंट्स और वर्कर्स ने आर्मीज को ज्वाइन किया। पर फैक्ट्रीज में लेबर की शॉर्टेज होने लगी। छोटी छोटी वर्कशॉप पर लोग जरूरत वाली चीजों को प्रोड्यूस किया करते थे, पर वो भी धीरे धीरे शट डाउन होने लगी थी। ज्यादा से ज्यादा ग्रेन आर्मीज को सप्लाई कर दिया जाता था, जिससे सिटीज में ब्रेड और फ्लोर की कमी पड़ने लगी। 1916 तक ब्रेड शॉप्स पर ब्रेड के लिए राइट्स काफी कॉमन हो चुका था। फरवरी आते आते सिचुएशन और ज्यादा खराब होने लगी।
द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। 1917 में पेट्रोग्राड की कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगी। रशिया की एक रिवर थी नेवा, जिसके राइट बैंक पर लोकेटेड थे वर्कर्स के हेडक्वार्टर और फैक्ट्रीज, और लेफ्ट बैंक पर काफी फैशनेबल एरियाज थे जहां लोकेटेड था विंटर पैलेस, मींस जहां ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी और जहां ड्यूमा की मीटिंग हुआ करती थी। इस टाइम ठंड बहुत ज्यादा थी, जिससे 1917 के फरवरी में वर्कर्स के क्वार्टर में फूड की शॉर्टेज होने लगी थी। इसके अलावा 22 फरवरी को पेट्रोग्राड के सभी फैक्ट्रीज को लॉक कर दिया गया। इसके अगले ही दिन करीब 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। वीमेंस ने भी स्ट्राइक्स को लीड किया और इस दिन को जाना गया इंटरनेशनल वीमेंस डे के नाम से। वर्कर्स की स्ट्राइक्स और डिमॉन्स्ट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ता गया, पर यह मूवमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं था। रिवर नेवा को पार कर वर्कर्स ने फैशनेबल क्वार्टर और ऑफिशियल बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया। ये सब रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया, जिससे शाम होने तक डेमोन्स्ट्रेटर गायब हो गए। पर 24 एंड 25 फैब को वर्कर्स दोबारा ऑर्गेनाइज्ड हुए। इन पर नजर रखने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस और कैवलरी को बुलाया गया। जार ने अगेन 25 फरवरी को ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। 26 फरवरी को डेमोन्स्ट्रेटर फिर लेफ्ट बैंक पर कलेक्ट हुए। 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर को लूट लिया गया। सड़कों पर लोग कॉन्टिन्यूसली स्लोगन रेज कर रहे थे, ब्रेड, वेज, बेटर आर्स और डेमोक्रेसी को लेकर। इसमें एक ऑफिसर को शूट भी कर दिया गया था। ये सब देखकर जार ने कैवलरी को बुलाया और उन्हें शूट करने का ऑर्डर दे दिया, बट कैवलरी ने शूट करने से इनकार कर दिया। शाम तक स्ट्राइक करने वाले उस बिल्डिंग में इकट्ठा हुए जहां ड्यूमा मीट किया करती थी। अब वर्कर्स और सोल्जर्स दोनों एक साथ आ चुके थे। इन्होंने मिलकर एक नई काउंसिल बनाई, जिसे पेट्रोग्राड सोवियत कहा गया। अगले दिन मिलिट्री ऑफिसर का डेलीगेशन जार से मिला और मिलिट्री कमांडर ने जार को एडवाइस किया कि वो थ्रोन को छोड़ दे, और उनकी बात मानकर 2 मार्च 1917 को जार ने अपना पोजीशन छोड़ दिया। अब पेट्रोग्राड सोवियत ने ड्यूमा के लीडर से मिलकर एक नई गवर्नमेंट बनाई, जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट बोला गया। इस गवर्नमेंट के आ जाने के बाद कहा गया कि रशिया का फ्यूचर अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा डिसाइड किया जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव्स को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्ट किया जाएगा। फाइनली अब हम कह सकते हैं कि 1917 में हुए फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के द्वारा रशिया में मोनार्की को खत्म कर दिया गया। बट इसके बाद क्या हुआ तो जानते हैं। आफ्टर फेब्रुअरी आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट से काफी इन्फ्लुएंस थे, बट लिबरल्स और सोशलिस्ट चाहते थे कि रशिया में इलेक्टेड गवर्नमेंट बने। प्रोविजनल गवर्नमेंट आ जाने से मीटिंग्स और एसोसिएशन बनाने पर लगी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था। पेट्रोग्राड सोवियत की तरह हर जगह सोवियत बनने लगी थी, बट अभी भी इलेक्शन के लिए कॉमन सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता था। अप्रैल 1917 को बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन एग्जाइल से वापस आ चुके थे, जो 1914 से ही वॉर को अपोज कर रहे थे। लेनिन को वापस आते ही लगा कि ये सही टाइम है जब सोवियत पावर को अपने हाथ में ले सकते हैं। उन्होंने आते ही डिक्लेयर किया कि वॉर को बंद किया जाए, लैंड पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाए और बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया जाए। लेनिन की इन तीनों डिमांड को कहा गया अप्रैल थीसिस। उन्होंने अपने रेडिकल एम को पूरा करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज कर कम्युनिस्ट पार्टी करने का सुझाव भी दिया। शुरुआत में बोल्शेविक पार्टी के मेंबर लेनिन के अप्रैल थीसिस से काफी ज्यादा हैरान थे। उनके अकॉर्डिंग अभी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का सही टाइम नहीं है, इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करना अच्छा है। बट अगले कुछ मंथ्स में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिससे उनकी सोच बदलने लगी। जैसे कि समर आते ही वर्कर्स मूवमेंट और ज्यादा तेज हो गए। इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रीज कमेटीज को फॉर्म किया जाने लगा था। ये कमेटीज इंडस्ट्रियलिस्ट से फैक्ट्रीज को रन करने के तरीकों पर क्वेश्चन करने लगी थी। ट्रेड यूनियंस के नंबर बढ़ने लगे थे। आर्मीज में भी सोल्जर कमेटी बनने लगी थी। जून में 500 सोवियट्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में भेजा। जब प्रोविजनल गवर्नमेंट को लगा कि उनकी पावर कम हो रही है और बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने इसे बढ़ते डिस्कंटेंट को दबाने के लिए कई मेजर्स लिए। जैसे कि गवर्नमेंट ने वर्कर्स के लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 को बोल्शेविक के द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, बट गवर्नमेंट के द्वारा उसे भी दबा दिया गया, जिसके बाद बोल्शेविक्स को भागना पड़ा या वो छिप गए। कंट्री साइड में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के लीडर लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंटिन्यूसली दबाव बना रहे थे। इस काम को करने के लिए लैंड की कमिटीज को बनाया गया। सोशल रेवोल्यूशनरीज के इनकरेज करने के बाद जुलाई 1917 से सितंबर तक पीजेंट्स के द्वारा बहुत से लैंड पर कब्जा कर लिया गया था। अब आते हैं द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917।
प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच टकराव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, जिससे लेनिन को डर था कि कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश ना कर दे। इसीलिए सितंबर में उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने के लिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत करनी शुरू कर दी। बोल्शेविक्स को सपोर्ट करने वाले आर्मीज, सोवियत और फैक्ट्रीज को एक साथ लाया जाने लगा। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को पावर सीज करने के लिए तैयार कर लिया। पावर को सीज करने का काम लियोन ट्रॉट्स्की की लीडरशिप में एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को अपॉइंट कर किया गया। बट ये कब किया जाएगा, इस इवेंट की डेट को सीक्रेट रखा गया। इस रेवोल्यूशन की शुरुआत 24 अक्टूबर को हुई। ये सब देखते हुए उस टाइम के पीएम केरेंस्की ने ट्रूप्स को इकट्ठा कर खुद कैपिटल से बाहर चले गए। नेक्स्ट डे गवर्नमेंट के लॉयल्स ने बोल्शेविक्स के न्यूज़पेपर ऑफिस को सीज कर लिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस पर कंट्रोल करने और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले ट्रूप्स को भेज दिया गया। इसके रिएक्शन में रेवोल्यूशनरी कमिटीज ने भी अपने सपोर्टर को गवर्नमेंट ऑफिसेस पर कब्जा करने और मिनिस्टर को अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए। इस दिन ऑरोरा नाम के शिप ने विंटर पैलेस पर बमबारी करनी शुरू कर दी। अदर शिप ने नेवा से आगे बढ़ते हुए अलग अलग मिलिट्री पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया। इवनिंग तक पूरे सिटी पर रेवोल्यूशनरी कमेटी का कंट्रोल हो चुका था। पेट्रोग्राड में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें बोल्शेविक के एक्शन को अप्रूव कर लिया गया। अब अदर सिटीज में भी रिवॉल्ट होने लगे थे, जैसे मॉस्को, जहां लगातार रेवोल्यूशन बढ़ता गया। दिसंबर के एंड तक मॉस्को और पेट्रोग्राड पर पूरी तरह से बोल्शेविक्स का कंट्रोल हो चुका था। बोल्शेविक्स के इस कंट्रोल के बाद आखिर क्या क्या चेंजेस आए? व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर? बोल्शेविक प्राइवेट प्रॉपर्टी के टोटली अगेंस्ट थे। नवंबर 1917 में ज्यादातर बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। मींस अब गवर्नमेंट का कंट्रोल सब चीजों पर हो चुका था। लैंड्स को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। पीजेंट्स को नोबेलिटी की लैंड को सीज करने के ऑर्डर दे दिए गए। सिटीज में बोल्शेविक्स के द्वारा लार्ज हाउसेस को फैमिलीज के नीड्स के अकॉर्डिंग पार्टीशन कर दिया गया था। एरिस्टोक्रेसी टाइटल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। नए चेंजेस करने के लिए आर्मी ऑफिशियल्स की यूनिफॉर्म को चेंज कर दिया गया, जिसके लिए 1918 में क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सोवियत हेड बोदियोनोटका को चूज किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज कर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। नवंबर 1917 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, बट उन्हें मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक के मेजर को पास करने से इनकार कर दिया, जिसके अगेंस्ट में लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दिया। लेनिन अनसर्टेन कंडीशन में चुनी गई असेंबली से ज्यादा ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत को ज्यादा डेमोक्रेटिक मानते थे। मार्च 1918 में पॉलिटिकल अलाइज के अपोजिशन के बावजूद बोल्शेविक ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटॉव्स्क में पीस ट्रीटी साइन कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक इकलौती ऐसी पार्टी थी जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया करती थी, और इसे ही अब कंट्री की पार्लियामेंट मान लिया गया था। रशिया में अब वन पार्टी सिस्टम आ चुका था। ट्रेड यूनियंस जो वर्कर्स के राइट के लिए काम किया करती थी, उन पर पार्टी का कंट्रोल रहा करता था। सीक्रेट पुलिस, जिसे चेका कहा जाता था, ये पुलिस उन लोगों को पनिश किया करती थी जो बोल्शेविक के अगेंस्ट में थे। बहुत से यंग राइटर्स और आर्टिस्ट पार्टी के लिए रैली किया करते थे, जो पूरी तरह से सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। अक्टूबर 1917 के बाद बहुत से यंग आर्टिस्ट और राइटर्स ने कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए, बट सेंसरशिप की वजह से बहुत से राइटर्स और आर्टिस्ट पार्टी से अलग होने लगे थे। 10 सिविल वॉर। जब बोल्शेविक्स ने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऑर्डर दिए, तब रशियन आर्मी ब्रेक होने लगी, क्योंकि बहुत से सोल्जर्स और पीजेंट्स वॉर के टाइम पर आर्मी में शामिल हो चुके थे, और जैसे ही लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की खबर उन तक पहुंची, वो आर्मी छोड़कर वापस आना चाहते थे। इस टाइम पर नॉन बोल्शेविक, सोशलिस्ट, लिबरल्स और ऑटोक्रेसी के सपोर्टर लगातार बोल्शेविक्स के एक्शन का विरोध कर रहे थे। इनके लीडर साउथ रशिया में इकट्ठा होकर बोल्शेविक्स से वॉर करने के लिए अपने अपने ट्रूप्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। 1918 से 1919 के दौरान रशियन एम्पायर का बहुत बड़ा हिस्सा इन 3 ग्रुप्स के कंट्रोल में था, जैसे कि बोल्शेविक्स, जिन्हें रेड कहा जाता था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, जिन्हें ग्रीन कहा जाता था, और प्रो जारिस्ट मींस जार के सपोर्टर्स को व्हाइट कहा जाता था। प्रो जारिस्ट को बहुत से कंट्रीज का सपोर्ट भी मिल रहा था, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापानीज ट्रूप। ये पावर्स नहीं चाहती थी कि रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट बने, और इसलिए
इन ट्रूप्स और बोल्शेविक्स के बीच सिविल वॉर शुरू हो गया। इस दौरान डकैती, लूटमार और भुखमरी जैसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। व्हाइट्स सपोर्ट करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी को, इसलिए उन्होंने उन पीजेंट्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए जिन्होंने जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा कर लिया था। उनकी इन हरकतों से नॉन बोल्शेविक इनके अगेंस्ट हो चुके थे, जिससे इनका सपोर्ट और ज्यादा कम हो गया। जनवरी 1920 तक रशियन एम्पायर का ज्यादातर हिस्सा बोल्शेविक के कंट्रोल में आ चुका था। उन्हें ये कामयाबी इसलिए भी मिली क्योंकि उन्हें नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जेहादिस्ट का सपोर्ट मिला हुआ था। सेंट्रल एशिया में लोकेटेड खीवा में बोल्शेविक्स ने सोशलिज्म का बहाना बनाकर वहां के लोकल नेशनल्स को लार्ज स्केल पर मारना शुरू कर दिया। और ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि बोल्शेविक गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादातर नॉन रशियन नेशनलिस्ट को मिलाकर यूएसएसआर बनाया गया। दिसंबर 1922 में बोल्शेविक्स द्वारा उन्हें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई, पर बोल्शेविक्स ने लोकल गवर्नमेंट और नोमैड्स, वो लोग जो कि परमानेंट जगह पर नहीं रहा करते थे, उन्हें रोकने के लिए बहुत से अनपॉपुलर और हार्श पॉलिसीज को उन पर थोप दिया था। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। सिविल वॉर के दौरान भी बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज करने की पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा। पीजेंट्स को सोशलाइज तरीके से लैंड पर कल्टीवेशन करने की छूट दे दी गई। सीज की गई लैंड पर बोल्शेविक्स लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेट करते थे कि कलेक्टिव वर्क कैसे किया जाता है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ऑफिशियल्स किसी भी गोल को पूरा करने के लिए 5 इयर्स का लक्ष्य निर्धारित करते थे और इसी बेसिस पर उन्होंने 5 इयर्स प्लानिंग भी बनाई। फर्स्ट 2 प्लान्स में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने सभी गुड्स के प्राइसेस को फिक्स कर दिया था। फर्स्ट प्लान था 1927 से 1932 तक और सेकेंड प्लान था 1933 टू 1938 तक। सेंट्रल प्लानिंग की वजह से ही इकोनॉमिक ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी अब तेजी से होने लगा। 1929 से 1933 के दौरान ऑयल, कोल और स्टील के प्रोडक्शन में 100% ग्रोथ हुआ। नए नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनने लगे, बट रैपिड कंस्ट्रक्शन की वजह से वर्किंग कंडीशन काफी खराब होने लगी। ऐसी ही एक सिटी थी मैग्नेटोगॉस, जहां स्टील प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ 3 सालों में पूरा कर लिया गया, पर इन 3 सालों में वर्कर्स को बड़ी टफ जिंदगी से गुजरना पड़ा, जिस वजह से साल में 550 बार काम को रोका गया। लिविंग क्वार्टर्स में रहने वाले लोगों को विंटर्स के टाइम पर 40 डिग्री से कम टेम्परेचर में टॉयलेट्स के लिए 4th फ्लोर से नीचे उतरकर सड़क के दूसरे पार जाना पड़ता था। इस टाइम पर स्कूलिंग सिस्टम को एक्सटेंड किया गया। एक ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया जिसमें पीजेंट्स और फैक्ट्री वर्कर्स के एडमिशन के लिए खास अरेंजमेंट किए गए। फैक्ट्रीज में काम करने वाले वीमेन के बच्चों के लिए क्रैचेस का इंतजाम किया गया। वर्कर्स को सस्ती मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई। ये सभी फैसिलिटीज सभी जगह एक जैसी नहीं थी क्योंकि रिसोर्सेज काफी लिमिटेड थे। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। प्लान इकोनॉमी की शुरुआत में एग्रीकल्चर का कल्टिवाइजेशन किया गया था, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी डिजास्टर निकले। जैसे कि 1927 टू 1928 में सोवियत रशिया में ग्रेन की अक्यूट शॉर्टेज यानी प्रॉब्लम होने लगी। गवर्नमेंट ने ग्रेन्स के प्राइसेस को फिक्स किया हुआ था, बट पीजेंट्स उस प्राइस पर ग्रेन्स को सेल करने को तैयार नहीं थे। 1924 में लेनिन की डेथ के बाद पार्टी को हेड किया जोसेफ स्टालिन ने। स्टालिन इन कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ इमरजेंसी मेजर्स लेने लगे। उनका मानना था कि रिच पीजेंट्स और मर्चेंट्स प्राइस बढ़ने की उम्मीद से सरकार को ग्रेन सेल नहीं करते हैं, इसलिए जरूरी है उन पीजेंट्स और मर्चेंट्स से ग्रेन को जब्त करना जिन्होंने ग्रेन्स की होर्डिंग की हुई है। 1928 में पार्टी मेंबर्स ने ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज को सुपरवाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने जबरदस्ती पीजेंट्स से अनाज खरीदा और रिच पीजेंट्स, जिन्हें कुलक्स कहा जाता था, उनके ठिकानों पर रेड करना शुरू कर दिया। इन सब के बावजूद भी सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। फूड की शॉर्टेज वैसे ही बनी रही। फार्म्स को कल्टिवाइज करने का जो डिसीजन लिया गया था उसका फेवर करते हुए मेन रीजन ये दिया गया कि ग्रेन्स की कमी इसलिए है क्योंकि फील्ड्स का साइज काफी ज्यादा छोटा है। 1917 के बाद पीजेंट्स ने खेतों पर कब्जा किया था। तब पीजेंट्स के पास बहुत छोटे छोटे लैंड थे और उन्हें मॉडर्नाइज नहीं किया गया था। इस टाइम पर मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करना, किसानों से जमीनों को छीनना और कुलक्स का सफाया करना, इसके अलावा गवर्नमेंट कंट्रोल वाले ह्यूज फार्म्स को बनाना काफी इंपॉर्टेंट समझा गया था। इसके बाद स्टालिन ने अपने कलेक्टिवाइजेशन के प्रोग्राम को जारी रखा। 1929 में पार्टी ने कंट्री के सभी पीजेंट्स को कलेक्टिव फार्म करने के ऑर्डर दे दिए। कलेक्टिव फार्म्स को खलखोज कहा जाता था। ज्यादा से ज्यादा लैंड को कलेक्टिव फार्म बना दिया गया था। अब सभी पीजेंट्स इन कलेक्टिव फार्म्स को कल्टीवेट किया करते थे
और इन खलखोज से होने वाले प्रॉफिट को सभी पीजेंट्स के बीच इक्वली शेयर कर लिया जाता था। गवर्नमेंट के इस डिसीजन से पीजेंट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने लगे और लोगों का यह गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अपने जानवरों को मारना शुरू कर दिया और इसका परिणाम ये निकला कि 1929 से 1931 के बीच कैटल्स की पॉपुलेशन 1/3 से भी कम रह गई। जिन लोगों ने कल्टिवाइजेशन का विरोध किया उन्हें एग्जाइल या डिपोर्ट कर दिया गया। कलेक्टिवाइजेशन का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि ना तो वो रिच हैं और ना ही वो सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं, वो बस कलेक्टिव फार्म पर काम नहीं करना चाहते हैं। स्टालिन ने कुछ पीजेंट्स को इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन करना अलाउ कर दिया, पर ऐसे पीजेंट्स को काफी बुरी तरह ट्रीट किया जाता था और उन्हें गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं दी जाती थी। कलेक्टिवाइजेशन के बाद भी प्रोडक्शन में कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ। 1932-1933 के दौरान क्रॉप्स के डिस्ट्रॉय हो जाने से सोवियत यूनियन की हिस्ट्री में सबसे भयानक अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख लोग मारे गए। अब पार्टी के मेंबर्स भी कलेक्टिवाइजेशन जैसे प्रोग्राम को क्रिटिसाइज करने लगे। स्टालिन और उनके सपोर्टर ने ऐसे लोगों को सोशलिज्म के अगेंस्ट बताया और 1939 तक कंट्री के करीब 20 लाख लोगों को जेलों या लेबर कैंप्स में भेज दिया गया। बहुत से लोगों पर कई अत्याचार भी किए गए। इवन उनसे ये तक लिखवाया गया कि उन्होंने सोशलिज्म के अगेंस्ट साजिश रची है, इसलिए उन्हें मार दिया जाए। रशिया पहला ऐसा कंट्री था जहां सोशलिज्म लाया गया, जो कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज पर बेस्ड था। वर्ल्ड में एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में आती है, बट इस रेवोल्यूशन के प्रभाव वर्ल्ड पर क्या पड़े, तो जानते हैं द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। जिस तरीके से बोल्शेविक्स ने रशिया पर कंट्रोल किया था, यूरोप की बहुत सी पार्टीज इससे अग्री नहीं करती थी, बट लोगों को रशिया से एक होप मिलने लगी कि एक कम्युनिस्ट स्टेट भी बनाया जा सकता है और इसीलिए वर्ल्ड में कई कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सोवियत यूनियन के अलावा डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविक द्वारा बनाया गया कॉमिनटर्न में पार्टिसिपेट किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने तक सोवियत यूनियन की वजह से वर्ल्ड में सोशलिज्म को एक नई पहचान मिली, बट 1950s तक कंट्री के लोग ये समझ चुके थे कि सोवियत यूनियन रशियन रेवोल्यूशन के आइडियल पर बेस्ड नहीं है। वर्ल्ड के सोशलिस्ट लीडर अब ये भी जान चुके थे कि रशिया में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यूएसएसआर पहला ऐसा कंट्री था जो सोशलिज्म के आइडियाज पर बेस्ड था और वर्ल्ड की पावर बन चुका था। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ था, पुअर को इनफ फूड मिल रहा था, बट वहां जिस चीज की कमी थी वो थी फ्रीडम। लेकिन अब सोशलिज्म के बारे में अलग अलग तरीकों से सोचा जाने लगा था। तो ये था इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, सोशलिज्म इन रशिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।